आज हम लोग जो चल रहे मुगल काल जो मुगल काल का चल रहा है, हम लोग का अध्ययन पाठ जो चल रहा है, जिसमें हम लोग मुगल कालीन इतिहास है, उससे जानने के लिए हम लोग की जो अध्ययन पठन-पाठन कार्य चल रहा है, उसका ये तीसरा आपका क्लास है, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर इतिवृत्त जो इतिवृत्त है, उसके बारे में हम लोग एक विशिष्ट जानकारी के साथ समझेंगे कि इतिवृत्त क्या होता था, इसका क्या महत्व था और इससे क्या तात्पर्य था। यह हमारे सामाजिक ग्रंथों में या हमारे ग्रंथों में इसका स्थान एक इतिवृत्त के रूप में दिया गया, क्यों दिया गया? इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि मुगल काल में एक इतिवृत्त पर विशेष बल दिया गया, जिसमें 6 शासक जो आपको बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो 6 मुगल काल के जो शासक थे, तो इतिवृत्त पर विशेष बल देते थे। तो इतिवृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे, साथ में इसकी जो व्याख्या अलग-अलग इतिहासकारों ने अपने विचारधाराओं से अलग-अलग तौर पर किया। तो उस विचारधारा को जानेंगे जो हमारे लिए अति आवश्यक है। देखिए, विचारधारा एक प्रकार की लोगों की वह कथन होता है, जिसमें उनकी एक अनुभव और एक नए जो आविष्कार होता है, उनके विचारों के द्वारा वो चीज़ों का अवदान करते हैं। तो यहाँ पर हम वो चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, इतिवृत्ति के बारे में हम कहें, तो देखिए इतिवृत्ति में सबसे पहले कौटिल्य ने, जिनके बारे में आप जानते हैं आप लोग कि ये अर्थशास्त्र के लेखक थे। इन्होंने कौटिल्य ने बताया कि इतिवृत्त जो है, इतिहास का वह एक प्रमुख अंग है, जिसमें पुराण, आख्यान के साथ-साथ अन्य चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसे इतिवृत्त कहा गया। अब यहाँ पर हमारी जो इतिहास जो है, इतिहास में पुराण और आख्यान और इसके अलावे जो स्रोतों को रखा गया है, इनका मतलब क्या था? तो यह एक प्रकार का मुगल काल के जो शासक थे, इससे पहले चलते आ रहे जो प्राचीन अवधारणा थी, जिसमें उसका एक सत्य रूप से या स्पष्ट रूप से उसका वर्णन नहीं था, जिसका वर्णन करने के लिए उसका स्पष्ट रूप से मुगल काल के शासकों ने अपने दरबार में जो भी कार्य हुआ करता था, उसे एक ऐसे तरीक़ा से स्वच्छंद रूप से उजागर करते थे कि उस प्रणाली को कहा गया इतिवृत्त। तो इतिवृत्त का अर्थ ही होता है एक प्रकार का वैसी स्वच्छंदता या वैसे शासक जो अपनी आत्मकथा, अपनी जो शासन-प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक जो कल्चर थे, धार्मिक विचारधारा थे, उन्हें एक ग्रंथों में स्थान नहीं दे पाते थे, तो अपने जो दरबार था, उस दरबार में रहने वाले इतिहासकारों के द्वारा वह अपनी आत्मकथा लिखवाते थे, जिसके बारे में आपको इससे पहले बताया गया था। ऐसा मुगल काल में 6 शासक में से 4 शासक ऐसे रहे जो कि अपनी आत्मकथा अन्य इतिहासकारों से लिखवाया और कुछ ऐसे रहे जो अपना आत्मकथा लिखे, जैसे में आपको बाबर, जहांगीर को बताया गया। तो आज हम इसी इतिवृत्त का एक विशिष्ट रूप से जो एक चाणक्य थे, कलहड़ थे और उसके बाद अन्य जो इतिहासकार थे, जिन्होंने अपने विचारधारा में एक अलग-अलग
भाषाओं में इसका वर्णन किया, उसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अनुसार लिखा है कि इतिवृत्त एक इतिहास का प्रमुख अंग था, जिसमें पुराण, इतिवृत्त, आख्यान एवं अर्थशास्त्र निहित थे। अर्थात कौटिल्य ने कहा था कि जो इतिवृत्त थी, चलती आ रही एक अवधारणा थी, और जिसमें कि शासक ऐसे थे जिन्होंने अपना आत्मकथा नहीं लिख पाते थे, तो उन्होंने क्या करते थे कि कुछ नए आविष्कार किया करते थे, और उन आविष्कारों का माध्यम एक पुराण था, और आख्यान था, और अर्थशास्त्र। ऐसी 3 स्रोत था जहां से वे लोग रिसर्च करते थे, और रिसर्च करने के बाद उसी के उपरांत में उस राजा का जो सच्चाई थी, जो प्रशासनिक कार्य थे, अर्थशास्त्र व्यवस्था थी, जो चाहे जनता के लिए थी, वो चीज़ों का वर्णन करने का काम करते थे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे जो मुगल काल के शासक थे, उन्होंने आ रही पीछे की जो कुरीतियाँ थी, जो ये ग्रंथों का लिखने पढ़ने का जो कार्य चलता था, उसमें बिल्कुल अपने समय काल में, मुगल काल में जो लिखवाया गया, वो बिल्कुल हटकर लिखवाया गया। उसमें अधिक से अधिक सत्य पर जोर दिया गया और पारदर्शिता पर जोर दिया गया, कि ताकि लोगों को एक स्वच्छंद जानकारी मिले, जिससे कि वे हकीकत घटनाओं का मतलब की जानकारी रखें, जिससे कि उनको एक नया, एक ग्रंथों में एक नया मोड़ देने के लिए और उसमें तरंग भरने के लिए यहाँ पर जोर दिया गया मुगल काल में। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुराण, यहाँ पर देखिए जो इतिवृत्त था, ये मुख्य रूप से स्रोत किसका था? पुराण का था, आख्यान का था और शास्त्र का था। तो यहाँ पर पुराण के बारे में समझेंगे कि पुराण का मतलब क्या था। यानी पुराण एक हिंदुओं का धर्म माना जाता है। यह एक प्राचीन पुस्तिका है, जिसकी चलते आ रही इसकी रोशनी मुगल काल से पहले ही थी। तो उसके साथ-साथ में यह एक प्रभावशाली ग्रंथ भी है पुराण, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, यानी प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, जो पहले ही से आ रही हो, उसकी नव-निर्माण पहले ही हो चुका था। यह एक दीपक थी, जो लोगों को रोशनी देने का काम करती थी, इतिहासकारों को, और इसकी जानकारी इतिहासकारों के माध्यम से राजा को और उसके साथ-साथ प्रजा को दी जा रही थी, ताकि वह सत्य की एक रास्ता अपनाए, और हमारी जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज का कार्यक्रम था, वो चीज़ों में एक अच्छा प्रदर्शन रहे, परिवर्तन रहे, भाईचारा रहे, लोग आपस में मिल-जुल करके रहें, इन चीज़ों पर अधिक जोर दिया जाता था। जो आज की हमारी सरकार को देख लीजिए, आज हमारी सरकार है, जहाँ पर उसको चलाने के लिए बहुत सारे अंग हैं। ये विधायिका भी है और नौकरशाही वाले लोग भी हैं, यानी बहुत मंत्री हमारी सरकार रख चुकी है। आज के शासक, यानी आज के शासक मान लिया जाए मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री को, बिहार को चलाने के लिए एक बहुत सारे अधिकारी उनके साथ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो समाज में कई भ्रष्टाचार, तो कई तरह-तरह की विचारधाराएँ चलती रहती है। लेकिन उस समय क्या होता था कि ऐसी प्रणाली नहीं था, राजा था। केवल राजा अपने बल पर समस्त जितने भी उसका क्षेत्र था, उसका सत्ता चलाने के लिए अपना एक अलग नीति अपनाता था। तो उसमें अनेक प्रकार को उसको क्या चाहता था, मतलब कि सत्य और कानूनों का या कला संस्कृतियों का उसे ज्ञान की ज़रूरत होती थी, तो वो ज्ञान कहाँ से लाया जाता था? तो जैसे वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि पुराण। तो देखिए यहाँ पे जो पुराण है, तो पुराण प्राचीन से आ रही थी, और यह पुराण ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान के साथ-साथ मिथक जो चीज़ था, मिथक का मतलब जैसे समझते हैं, इसमें मतलब ऐसे रस से भरा हुआ चीज़ों की जानकारी देती थी, जिसमें अशुद्धियाँ ना हो, सत्य हो। तो इस प्रकार से किंवदंतियाँ का यहाँ मतलब होता है अर्थ की प्रभावशाली, ऐसी विचारधारा कि यह अवदान करती थी, या कहानियों का, या सत्य घटनाओं का, जिससे कथित, यानी कहने वाले लोग
को इतिहास की कहानी बताते थे। ऐसी उसमें हकीकत को पारदर्शिता के माध्यम से आईने की तरह दिखाया गया था। अब दूसरा आता है आख्यान। आख्यान क्या था? तो आख्यान देखिए एक विस्तृत काल्पनिक कहानी या कथा था। यानी जो पढ़े लिखे उस समय के विद्वान थे, उन लोगों के द्वारा एक काल्पनिक कहानी, जैसे आप आज काल्पनिक कर लेते हो कि मतलब कि हमें आप ले लीजिए परीक्षों को लेकर के बड़े लड़के काल्पनिक करते हैं, हमको 90 प्लस लाना है, तो हमें ये एग्जाम निकाल लेना, वो निकाल लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना है। तो वो तो अभी हुआ नहीं है, काल्पनिक हो रहा है। तो वो किसके द्वारा हो रहा है? आपके द्वारा। तो आप उसके बारे में जान रहे हो, आपके पास नॉलेज है, उसके लिए पढ़ रहे हो। तो वैसे ही काल्पनिक जो चीज आती है, बुद्धिजीवियों के द्वारा फ्यूचर की कल्पना की जाती है। तो वैसे ही जो ये आख्यान जो हुआ करता था, एक विस्तृत काल्पनिक कहानी होती थी और कथा होती थी, जिसमें प्रेम और वीरता, नीति, भक्ति जैसे विषयों का वर्णन किया रहता था या उसमें मिलता था, जिसकी जानकारी मतलब जिसका मतलब जरूरत थी, उस समय के लोगों को जरूरत थी। जैसे आज के लोगों को ये सारी चीजों को सुनाइए, अभी धर्म की बात बताइए, अच्छे नीति के बारे में बताइए, वीरता के बारे में बताइए, तो खुद ही सब चीज बनने लगते हैं। और उन्हें अभी और भ्रष्टाचार विचारधारा को बताइए, तो उसमें उनकी दिलचस्पी होगी। तो इस प्रकार से उस समय के लोगों को ये ज़रूरत पड़ती थी। और राजा शासक करते भी थे कि अपने मंत्रियों के माध्यम से अपने प्रजा में लोगों को ऐसी चीज़ को दी जाए जिससे कि उनकी प्रेम और भाईचारा बने रहे। तो ऐसी नीति वहाँ होती थी। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या था? एक सामाजिक विज्ञान थी। सामाजिक मतलब जिसको समाज के लिए इसकी जानकारी होना अनिवार्यता था। इसमें एक समाज यह मतलब अर्थशास्त्र क्या था? एक सामाजिक विज्ञान था जिसमें सबको जानकारी होना अनिवार्यता था। यह सीमित संसाधनों से, सीमित मतलब जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है उसी में, तो यह सीमित संसाधनों से लोगों को व्यवसाय और सरकार चुनने की प्रक्रिया का अध्ययन कराता था। देखिए, सीमित संसाधन का मतलब यह है कि आज हमारे पास मान लीजिए कि आज आप छात्र जीवन में चाहे मनुष्य के जीवन संघर्ष में क्या चलता रहता है। अनेक प्रकार की विचारधाराएँ और चीज़ चलता आता है, ऐसे भी हम लोग अर्थव्यवस्था की बात या अर्थशास्त्र की बात करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि आज आप पढ़ रहे हो, तो आपको एक पर्याप्त मात्रा में हर एक चीज़ों चाहो तो आपके पास उपलब्ध नहीं होगा। मान लीजिए कॉपी का ले लेते हैं, आपके पास एक कॉपी है, पढ़ना 5 सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? सीमित, आपके पास कॉपी तो सीमित है, लेकिन उसी में आप कोई न कोई अपनी एक नया तजुर्बा और तरीका आप खुद ही खोज लेते हो और उसी पर पाँचों सब्जेक्ट पढ़ने की और लिखने की कार्य शुरू कर देते हो। तो अर्थशास्त्र यह एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान था, जिसमें लोगों को सीमित संसाधन में ही उन्हें व्यवसाय चुनने के लिए या सरकार को चुनने के लिए या खुद को अपनी एक नया समाज का निर्माण करने के लिए या व्यवसाय में शामिल होने के लिए एक अध्ययन कार्य को जागृत करती थी। अब अगला हम चलते हैं, देखिए इतिवृत्ति कि जो इतवृत्त था, इसके बारे में जो कथन दिए गए कुछ इतिहासकारों के द्वारा। तो आइए देखिए, यहाँ पर गिरजा शंकर जो थे, उन्होंने बताया इतवृत्त के बारे में कि इतवृत्त उस जीवन चरित्र या यानी इतवृत्त हम उस जीवन चरित्र को कहते हैं जिसमें सत्य घटनाओं का वर्णन होता है। यानी इतवृत्त के बारे में गिरजा शंकर ने कहा कि यह हम उस जीवन चरित्र विद्या को कहते हैं या उस ज्ञान को कहते हैं जिसमें जिसमें सत्य घटनाओं का वर्णन होता है। फिर से समझिए, जो गिरजा शंकर थे इतवृत्त के बारे में एक क्या बताया कि यह इतवृत्त उस जीवन चरित्र को कहते हैं जिसमें सत्य घटनाओं का वर्णन होता है। आगे वाणभट्ट ने कहा कि यह एक अलंकरण को प्रदर्शन करती है। देखिए, अलंकरण का मतलब क्या होता है? संदर्भ, जो संदर्भ से भरा हुआ चीजों को दर्शाता है।
तो यहाँ पर संदर्भ क्या आएगा? तो देखिए इतवृत्त में जो इतिहासकार हुआ करते थे, तो क्या करते थे? उसमें यहाँ पर सच्चाई को ही अधिकांश आईने की तरह ग्रंथों में लिखते थे। लेकिन उस चीज़ को जैसे कि यदि आपको कहा जाए कि यदि आपको किसी पार्टी में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, तो क्या आप इसी तरह चल दीजिएगा? नहीं जाइएगा। उसमें आप अपने शरीर के अंदर कुछ न कुछ आप ऐसी चीज़ों का संदर्भ कि आप लोग प्रयोग करोगे जिसके माध्यम से आपके शरीर में एक नया आयाम आ जाए। तो उसी प्रकार से जो इतिहासकार हुआ करते थे, तो वो अपने पेनों के दम पर वो ये जो सत्य घटनाएँ थी उसमें थोड़ा अच्छे तरीक़ा से उसको संदर्भ तरीक़ा से सुसंगठित कर देते थे, जिससे अच्छा लगता था। अब आइए आगे देखिए कलहड़, कलहड़ ने बताया कि यह विशिष्ट इतिहास का वर्णन करता है। यानी इन कलहड़ की विचारधारा थी कि एक विशिष्ट इतिहास का, विशिष्ट इतिहास यहाँ पर क्यों आया? तो यहाँ पर विशिष्ट इसलिए लगा कि जो मुगल काल के राजा थे, सबसे ज़्यादा अधिक जोर देते थे अपने जो आत्मकथा थी, साहित्य स्रोत यानी जो धार्मिक ग्रंथ जो थे, यानी ग्रंथों का जो नव-निर्माण किया जा रहा था, उस पर ये लोग अधिक जोर देते थे और ये चाहते थे कि नहीं, जो चीज़ हो समझ में आया? जो भी चीज़ हो, वो सच्चाई हो। इसमें एक भी मिथ्या ना हो, क्योंकि वह ये चीज़ों को वो एक आईने की तरह ये चाहते थे कि हमारे समाज और हमारे आने वाले चीज़ों में एक ऐसी स्वच्छंदता रहे, जिससे कि हमारी समाज एक अच्छे तरीक़ा से सुसंगठित रहे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कलहड़ ने कि इतिहास माने इतिवृत्त क्या है? एक विशिष्ट इतिहासों का वर्णन करने की एक माध्यम है, कुंजी है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इतिवृत्त में इसके माध्यम से कहा जाए तो यही हुमायूँ, अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब में यदि कहा जाए तो सबसे अच्छा इतिवृत्त लिखाने का काम कौन किया था? अकबर ने क किया था, क्योंकि अकबर ने पढ़ा भी था। आप जानते ही हो कि बाकी लोग की बात हम करते हैं हुमायूँ की, इसकी स्थिति सही थी, इसकी भी स्थिति सही थी, इसकी भी स्थिति सही थी। किसकी अपेक्षा? अकबर की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पर मुगल कालों में यदि देखा जाए तो अकबर ने इतिवृत्त में एक विशेष जोर दिया था और इसने अधिक से अधिक संघर्ष भी किया था, क्योंकि ये पढ़ा-लिखा तो था ही नहीं, इसलिए इन्होंने अपने कार्यकुशल चलाने के लिए यह शुरुआत में तो कहा जाता है कि यह वैसे लोगों के साथ रहा जिन्होंने असामाजिक तत्व और भ्रष्टाचार को पनपने में मदद दिया, उनके साथ रहता था। लेकिन आगे चल कर के इसमें एक होता है परिवर्तन। परिवर्तन जो शब्द आता है समय का देन होता है और ये रुकता नहीं है, हर एक समय के साथ हर एक चीज़ों में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से अकबर के भी विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ। जब इसके में परिवर्तन हुआ, तो इसने अपने दरबार में एक अच्छे इतिहासकार और विद्वता लोगों को रखने लगा और उनके समूहों में बैठने लगा। क्योंकि राजा था ही, राजा हमेशा मंत्री परिषद जो मंत्रियों के संग रहते हैं, क्योंकि मंत्री उनका आत्मा होते हैं, मंत्री उनको सलाह देते हैं। राजा तो हर एक क्षेत्रों में जा नहीं सकता है और उसको हर एक जानकारी हो नहीं सकता है, क्योंकि राजा जिस रास्ता से जाता था या चाहे आज मान लो प्रधानमंत्री आ जाए हमारे जिस एरिया में, वहाँ पर एकदम पूरा सन्नाटा हो जाएगा, कोई उनके बारे में चर्चा भी नहीं करेगा। तो राजा उसी प्रकार से जहाँ जाता था और जिसको मालूम हो जाता था, वो एरिया एकदम शांत हो जाता था, लगता था मानो वहाँ पर कोई पक्षी या जानवर ही नहीं रहता था। इसलिए राजा को सबसे अधिक यदि उसको जानकारी चाहिए अपनी प्रजा को या अपने क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, तो उसके लिए गुप्तचर व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था और उसके बाद इतिहासकार और सलाहकार, इन सारी चीज़ों को एक सत्ता को चलाने के लिए या राजा को अपना प्रशासन को चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके माध्यम से अकबर ने वहाँ पर रखा था और अकबर ने ऐसे नवरत्न रखा था, यानी 9 मंत्री को सब क्या थे, एक निपुण थे और उनके साथ रह कर के इन्होंने इतवृत्त में लिखवाने में 4 चाँद लगा दिया। क्योंकि
जिस हिसाब से इसकी स्थिति देखा जाए, वो हिसाब से यह अपने मुगल काल में तो 6 शासक थे, लेकिन छहों से यदि कहा जाए अच्छे शासन और अच्छे प्रजा को खुश रखने वाला और अच्छे नीतियों को लाने वाला और अच्छे इतिहासकारों के मुखार बिंदु से अधिक उपलब्धियां पाने वाला तो मात्र केवल एक ही शासक आता है, जो रहता है अकबर होता है। जो कि मध्यकालीन इतिहास में इसको यदि महान की दर्जा के रूप में जाना जाता है, तो प्राचीन इतिहास में अशोक को जाना जाता है। तो अशोक की जो महानता मध्यकालीन में अकबर को मिला। तो इस तरह से इसने इतिवृत्त के बारे में लिखवाने में एकदम कार्यकुशल पूरे एनर्जी को झोंक दिया और यह विशिष्ट प्रकार से यह हर एक धर्मों को उतना ही स्थान देता था जितना देना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं तत्युगीन। देखिए तत्युगीन का यहाँ पर अर्थ होता है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का मतलब जो चीज रहे वह साफ-साफ दिखे। जैसे हम लोग पानी पर आते हैं, स्वच्छंदता के बारे में समझते हैं। देखिए स्वच्छंदता यानी पानी को देखते हैं। यदि पानी में हमको कोई हमें या चाहे आपको पानी कोई लिया कर दे दे, तो क्या वह पानी स्वच्छ नहीं रहेगा तो पी लीजिएगा? नहीं पीजिएगा। तो उसी प्रकार से हमारे लिए जो भी आज हम लोग किन चीज़ों से जुड़े हैं, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। तो समाज में रहते हैं तो समाज में एक स्वच्छंदता भी बनाए रखने की हमारी एक ज़िम्मेवारी होती है। तो स्वच्छंदता एक वैसी विचारधारा वहाँ पर थी, जहाँ पर एक राजा एक शुद्ध विचार का होता था। सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, नीति, राजनीति ये सारी चीज़ों को एक पर्दाफ़ाश रखा जाता था। उसमें न कि कोई भी प्रकार का ऐसी अशुद्ध और छोटी-मोटी कमियाँ कर दिया जाए, जिससे कि हमारे लिए एक मुसीबत का नया एक इतिहास बन जाए, तो उन चीज़ों को शासक के माध्यम से देखा जाता था। तो इस तरह से तत्युगीन का यहाँ पर अर्थ हुआ होता है स्वच्छंदतावाद। इसीलिए इस जो हमारे इतवृत्त था, इतवृत्त पर अधिक मंगलकालीन में स्वच्छंदता पर जोर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग इस जो इतवृत्त था इसके बारे में समाप्त किए और हम लोग का अगला जो क्लास आएगा उसमें एक 6 मुगल जो शासक थे उनके एक कार्य किस उनके आत्मकथा के साथ-साथ उनके कार्य और प्रशासन, नीति सारी चीज़ों को देखेंगे, जहाँ से हमारे परीक्षा के लिए अक्सर ज़्यादा अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ से समाप्त होता है और आप लोगों से सलाह है, अधिक से अधिक इस चीज़ों को 2 या 3 बार से पढ़िए और अच्छे नीति से पढ़िए ताकि आपको यह चीज़ दिमाग में बने रहे और आप 1 या 2 बार वीडियो देखते रहिए ताकि देखिए जो चीज़ याद किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा अधिक सुनने में याद होता है, समझने में होता है। तो ये सारी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और अपनी हौसला और अपनी इरादा दोनों बुलंद रखना आपको है क्योंकि देखिए कोई कार्य चाहे कोई चीज़ करने के लिए आपके पास हौसला होना चाहिए। यदि आपके पास का आज आपके पास हौसला है, तो बहुत कुछ ले लीजिएगा इस दुनिया से। यदि आपके पास हौसला नहीं है, तो कुछ नहीं लीजिएगा इस इतिहास से। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू आर attention, your health and family together enjoy anywhere to in this worship Durga Puja to you prayer Ma Durga that you successful in the Bihar board. Thank you. God bless you.